चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास का एजेंडा है, उस पर आते हैं। भारत के संविधान में जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, मैंने अभी आपसे कहा संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। तो हम जो भी इंपॉर्टेंट या आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे संविधान संशोधनों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में क्या परिवर्तन किया गया। पहले तो आपको पता है कि भारत के संविधान में संशोधन कहाँ है, इसकी प्रक्रिया, इससे संबंधित प्रावधान कहाँ है। तो इस संविधान का भाग 20, पहले तो ये समझ लो, भारत के संविधान का भाग 20 और उसमें अनुच्छेद 368 जो आप सबको पता ही होगा, ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है अपने आप में एक अनोखा दस्तावेज माना जाता है, यूनिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इस संविधान में इतने सारे लोगों की अलग अलग विविधताओं को, अलग अलग मान्यताओं को, अलग अलग परिस्थितियों को लेकर चलने की ताकत है ना। आजादी के बाद से इतने साल बाद हमारा संविधान जब से बना है, 1950 में लागू हुआ है, आज 74 साल हो चुके हैं और अभी भी हमारा संविधान बहुत बेहतर काम कर रहा है, जबकि हमारे ही आसपास के कई संविधान दुनिया में, विश्व में, देशों में बने और वो सब खत्म हो गए और बार बार उनको संविधान बनाने पड़े। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, कानून, संविधान भी अपने आप में एक कानून है। हम सब जानते हैं कि संविधान भी एक कानून ही, मूलभूत कानून है, फंडामेंटल लॉ है। और कानून, जो ये शब्द आप सुनते हो ना, जिसको इंग्लिश में आप विधि, हिंदी में विधि या लॉ कहते हो, तो कानून के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गतिशील प्रक्रिया है। दुनिया का कोई भी कानून स्थायी नहीं हो सकता। ठीक है, समय समय पर हमें कानूनों में, विधियों में, लॉज में संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है, और संविधान भी इससे अछूता नहीं है। चाहे वो देश का सर्वोच्च कानून क्यों ना हो, संशोधन तो उसमें भी समय समय पर करना पड़ता है, क्योंकि समय समय पर जो है मांग जो है बदलती जाती है, परिवर्तित हो जाती है परिस्थितियां। आज जो चीज सही मानी जा रही है समाज में, जरूरी नहीं कि आज से 100 साल बाद भी वही चीज समाज में सही मानी जाए, है ना। या आज जो गलत मानी जा रही है, जरूरी नहीं कि 100 साल बाद भी वो गलत मानी जाए। तो संविधान भी जो है परिवर्तन उसमें भी करना पड़ता है। और इसीलिए भारत की संविधान सभा ने इस बात को समझते हुए हमारे संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किए हैं। और भाग 20 अनुच्छेद 368 में ऐसी व्यवस्था है। कौन करता है? तो आपको पता है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जब आप देखते हो कि भारत के संविधान को आप जब पढ़ते हो ना, तो अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि दुनिया के लगभग 60 देशों से ज्यादा देशों के संविधानों को स्टडी करके, अध्ययन करके, रिसर्च करके हमने ये संविधान बनाया है। एक प्रकार से वो आपने सुना समुद्र मंथन वाली बात। तो समुद्र मंथन करने के बाद किस प्रकार से आपने देखा होगा कि कैसे उसमें अमृत निकलता है। तो हमने लगभग 3 साल तक समुद्र मंथन टाइप का मंथन किया और तब जाके संविधान सभा ने इस संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस संविधान को अगर आप देखें तो बहुत सारे देशों से प्रावधान अलग अलग लिए हैं। संविधान संशोधन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रावधान लिया गया है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश होगा जिसका नाम आपने सुना है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वहां से लिया गया है। ठीक है, वैसे भी दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ रखा है। तो ये संविधान कैसा है? दुनिया में संविधान में परिवर्तन करने के हिसाब से अगर देखें तो इस आधार पर दुनिया के संविधान 2 तरह के होते हैं। कुछ संविधान होते हैं लचीले, या इंग्लिश में कहोगे फ्लेक्सिबल, और कुछ संविधान होते हैं कठोर, जिन्हें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लचीले संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें परिवर्तन करना बहुत आसान है और चुटकी बजा के उस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे संविधान लचीले संविधान कहलाते हैं, जो साधारण विधायी प्रक्रिया जैसा ही, जैसे संसद या विधायिका साधारण कानून पास करती है ना, वैसे ही संविधान में संशोधन भी हो जाता है। ब्रिटेन का संविधान ऐसा ही संविधान है और वो एक लचीला संविधान है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं आप देखोगे कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन करना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे संविधान कहलाते हैं कठोर या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वो
कठोर संविधान माना जाता है और उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। जबकि भारत के संविधान की बात करें तो हमारा संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों है। ये फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है। ठीक है, तो हमारा संविधान मिश्रित संविधान है, दोनों तरीके से इसमें संशोधन किया जा सकता है। अभी आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं सीधे आपको संविधान संशोधन नहीं पढ़ाऊंगा कि पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ था। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं जो जरूरी है, कम से कम ये तो पता हो कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है भारत में, या संविधान में संशोधन कितने तरीके से हो सकता है, वो बता देता हूं। फिर एक एक करके वो भी देखेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि बच्चों को एकदम बेसिक से मैं चीजों को समझाऊं। एडवांस लेवल से अगर बताऊंगा तो आधी अधूरी बात बताने का कोई फायदा नहीं होता है ना। अब अगर हम देखें भारत के संविधान को, देखा कि वो कठोर और मिश्रित दोनों है। भारत का संविधान जो है उसमें कितने तरह से संशोधन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। है 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार से हो सकता है जरा देखो। पहला, भारत की संसद के साधारण बहुमत से। कुछ हिस्सा भारत के संविधान का ऐसा है जो हमारी संसद साधारण बहुमत से, मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से ज्यादा बहुमत से पास कर सकती है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरा तरीका है कि संसद जो है वो अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक इस बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, जो अनुच्छेद 368 में लिखा है। एक तरीका यह है संविधान में संशोधन करने का। तीसरा तरीका है संसद विशेष बहुमत से पारित करे और उसके बाद कम से कम भारत के आधे से ज्यादा राज्य की विधानसभा भी उसको पास करे। मतलब ये संविधान संशोधन ऐसे हैं जो संसद अकेले नहीं कर सकती, जिसमें संसद से पारित कराने के बाद आपको कम से कम भारत के आधे राज्य, मतलब अगर काउंटिंग करें तो 28 राज्य हैं भारत में, और कम से कम आपको 15 राज्यों की विधानसभाओं से उसको पास कराना पड़ता है। अब राज्यों में साधारण बहुमत से और संसद में विशेष बहुमत से इसको पास कराना होता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक हमारे किसी मित्र को, बंधु को, किसी लर्नर को कोई समस्या तो नहीं है? देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मजा आता है जब एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, कंफ्यूजन नहीं होता, रटना नहीं पड़ता, है ना। तो 3 तरीके से भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। इसमें जो नीचे के 2 तरीके हैं ना, ये अनुच्छेद 368 में है। ये अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन है, और ऊपर वाला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, चलो क्या मैं आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं इन तरीकों से। मतलब साधारण बहुमत से कौन से हो सकते हैं, विशेष बहुमत से कौन से हो सकते हैं, और विशेष बहुमत के बाद संसद के आधे से ज्यादा राज्यों से भी पास कराने होते हैं, ये भी बता देता हूं। पहले हम वो संविधान संशोधन के मैटर देख लेते हैं जो संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ठीक है, इसके लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए। ये भी देख लो। पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत हमारे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, वो वाला। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के संविधान के अंतर्गत किसी राज्य का पुनर्गठन, आपने पढ़ा होगा, किसी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो ऐसा भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। आगे समझ में? अनुच्छेद 3 आपने पढ़ा होगा, है ना। पहली अनुसूची में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के नाम, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया पहली अनुसूची में, यह संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। फिर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 11 में कोई परिवर्तन हो, किसी राज्य में विधान परिषद का जो है समाप्ति करनी हो, मतलब एबोलिशन करना हो, या किसी राज्य में विधान परिषद का क्रिएशन करना हो, सृजन करना हो। तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद लाना हो, किसी राज्य से विधान परिषद हटाना हो, ये दोनों काम भी भारत की संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके
कर सकती है। अनुच्छेद 169 169, किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद बनानी हो, ये लिखा है 239A। आपको पता होगा दिल्ली के लिए, पुदुचेरी के लिए, जम्मू के लिए भारत में जो है क्या है, विधान परिषद जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा बनी हुई है। ऐसा संसद साधारण बहुमत से कर सकती है ना। फिर अगर समझो, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि अंडमान निकोबार के लिए भारत की संसद को यदि विधानसभा बनानी हो, एक मंत्री परिषद बनानी हो, तो किस बहुमत से किया जाएगा, तो ऐसा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए संसद को विशेष बहुमत नहीं चाहिए। फिर दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भारत के कई पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इनके किसी प्रकार की परिलब्धियां या विशेष अधिकार में परिवर्तन करना हो, यह भी साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद में गणपूर्ति मतलब कोरम को लेके अगर कोरम चेंज करना हो, ठीक है, या इससे जुड़े हुए मामलों में संशोधन, साधारण बहुमत से। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, यदि हमारी संसद अपने सदस्यों के वेतन भत्तों में परिवर्तन करना चाहे, जैसे वेतन बढ़ाना हो, कम करना हो, तो साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। संसद सदस्य या इसकी समितियों के विशेषाधिकार में परिवर्तन करना हो, संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को लेकर कुछ करना हो, दूसरी, पांचवी, छठी अनुसूची में कोई परिवर्तन करना हो, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़ा हो, या निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, ये सारे मामले भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहां से कैसे आएगा बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा होगा कि निम्नलिखित में से किन मामलों के लिए संसद को साधारण बहुमत से संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो मामले आप समझ गए। अब हम उन मामलों पर बात करेंगे जो संसद के विशेष बहुमत से, मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 और कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा से पारित करना होगा। एक तो मूल अधिकार, आपको पता है भाग 3, संविधान के भाग 3 में कोई भी परिवर्तन हो तो संसद ऐसा विशेष बहुमत से ही कर सकती है। अब कई बच्चों को बड़ी बड़ी गलतफहमियां होती, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी, उनको ऐसा लगता है कि मूल अधिकार में संशोधन करना हो तो राज्यों से भी समर्थन लेना पड़ेगा, राज्यों से भी पास कराना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में या मूल अधिकार भाग 3 में कोई परिवर्तन करना हो तो ऐसा अकेले संसद कर सकती है। इसके लिए राज्यों से परमिशन लेने की, उनसे पास कराने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में, पूरे दिमाग में फिट कर लेना इस चीज को। या वो सभी उपबंध जो पहली और तीसरी कैटेगरी में नहीं आते, वो सारे के सारे मामले इस कैटेगरी में आते हैं और संसद अकेले विशेष बहुमत से भाग संविधान के उस भाग में संशोधन कर सकती है। क्या आप अब उस प्रावधान को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत के संविधान के वे कौन से प्रावधान है जो संसद जो है अकेले पास नहीं कर सकती, उसको राज्यों से भी पास कराने पड़ते हैं? वे मामले कौन से हैं जो तीसरी श्रेणी में आते हैं और संसद से पास कराने के बाद कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों से भी पास कराने पड़ते हैं? तो ये वो मामले हैं जो भारत के परिसंघीय ढांचे से जुड़े हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी कोई मतलब मामला हो, ऐसे मामले राज्यों से भी पास कराने पड़ते हैं। देखो, अनुच्छेद 54 के तहत भारत के महामहिम राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, आपको पता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के साथ साथ विधायक भी भाग लेते हैं कि नहीं, एमएलए। तो इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो आपको आधे से ज्यादा राज्यों से पास कराना पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना हो तो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 73 के तहत इसका कोई विस्तार करना हो, इसके लिए भी राज्यों से पास कराना पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 इसका विस्तार करना हो तो भी आधे से ज्यादा राज्यों से पास कराना पड़ेगा। किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बनाना हो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कोई भी विधेयक है, संशोधन है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो भी आधे से ज्यादा राज्यों से पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा में
राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब चौथी अनुसूची। आपको पता है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का वितरण है। आप किस राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में राज्यसभा की संख्या क्या है, जरा बताइए कमेंट में मुझे। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको यही पता नहीं है कि हमारे राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो आपके राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, जितनी भी हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन करना हो, कम ज्यादा करना हो, जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूं और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा की वर्तमान में, इसको बढ़ाना हो, कम करना हो, तो आपको जो है क्या चाहिए, आपको चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना होगा और इसके लिए जो है आपको विशेष बहुमत चाहिए और संसद के बाद राज्यों से भी पास कराना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात, खुद अनुच्छेद 368, एक कहावत है जो बचपन से आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सुनिए कि नहीं सुनिए? ये सब कहां लिखा है? 368 में ना लिखा है, ये सब लिखा तो अनुच्छेद 368 में है। तो क्यों ना अनुच्छेद 368 को ही चेंज कर दें और अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान हटा दें कि राज्यों से पास कराने की जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसा भी करना चाहो तो राज्यों से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत सारा आंसर यहाँ पर आ गए हैं और सबसे ज्यादा मुझे 31 सीटें दिखाई दे रही है जो कि यूपी की है। इसका मतलब आप में से अधिकांश जो हमारे इस समय लर्नर है, व्यूअर है, वो उत्तर प्रदेश के हैं। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, आपको पता है। क्या शुरू करें संविधान संशोधन? रेडी? एक एक करके जितने भी भारत के संविधान में, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। स्पीड में जाने का कारण यह है क्योंकि समय कम है और टास्क बड़ा है, बहुत सारे संविधान संशोधन कंप्लीट करना है एक ही क्लास में, तो इसलिए आपका थोड़ा सा साथ लगेगा। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, आप मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को लगे कि सर बीच वाले कहां गए, तो सारे नहीं बताने वाला हूं, मतलब भी नहीं है पढ़ने का, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जिनका बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान पर, वो मैं आपको जो है बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले संविधान संशोधन से, जो 1951 में हुआ था। और ये संविधान संशोधन भारत में संसद ने नहीं किया था, ये संविधान संशोधन भारत की संविधान सभा ने ही किया था, क्योंकि उस समय भारत में संसद आई ही नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ था पहले संविधान संशोधन से? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया। आपको पता होगा ओरिजिनली जब भारत का संविधान बना तो इस संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी थी? 8। अभी कितनी है? 12। मतलब हमने पिछले 74 सालों में 4 अनुसूचियां और जोड़ी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं अनुसूची इसी संविधान संशोधन से जुड़ी, जो कि भारत में न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए कानून जो थे सरकार के भू सुधार से जुड़े हुए, लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए, उनको जो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था, ताकि न्यायपालिका अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके सरकार के कानूनों को इस आधार पर असंवैधानिक ना ठहरा दे, रद्द ना कर दे कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इस संविधान के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) क वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनी होगी ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, इस बार एग्जाम में 2023 में यही पूछ लिया था, पहली अनुसूची से, पहला संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आ गया था। तो आपको ना थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अभी चूंकि प्रीलिम्स में समय कम है ना, तो हम ऐसे ही टॉपिक्स को हिट करने वाले हैं जहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। आ गया समझ में? ये जो आप देख पा रहे हो, भारत के संविधान में एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर कुछ युक्त निर्बंधन है। कुछ आधारों पर संसद जो है आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा उन आधारों में 3 आधार और जोड़ दिए गए, लोक आदेश,
विदेशी राज्यों के दोस्ताना संबंध, मित्रवत संबंध, या किसी अपराध के लिए किसी को भड़काना। अभी जब आप अनुच्छेद 19 पढ़ते हो, मैंने आपको परसों 2 दिन पहले याद होगा ना, एक मैंने मूल अधिकार वाली क्लास ली थी, बहुत सारे बच्चे आए भी होंगे, जिसमें एक ही क्लास में मैंने आपको पूरे मूल अधिकार भाग 3 पढ़ाए। तब अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध है वो मैंने बताए थे। तो ये 3 प्रतिबंध वहां जो आप पढ़ते हो ना, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा आ गए थे, समझ गए? ये हो गया हमारा पहला संविधान संशोधन। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 5वां। दूसरा, तीसरा, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 किससे जुड़ा है? अगर आपको पता है कि संसद किसी राज्य का पुनर्गठन करे अनुच्छेद 3 के तहत, तो आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें 2 शर्तें होती है। क्या शर्तें हैं? कि उस राज्य की विधायिका से पूछा जाएगा, पहली बात तो राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, और राष्ट्रपति अनुमति देने के पहले संबंधित राज्य जिसका पुनर्गठन कर रहे हैं, जिसके नाम में, सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी विधानसभा से पूछते हैं, उस राज्य की सहमति जानते हैं, इच्छा जानते हैं। तो जब राष्ट्रपति किसी राज्य के पास में ऐसा कोई विधेयक भेजते हैं जो उसके नाम, सीमा, इस प्रकार को प्रभावित कर रहा है या उसका पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है, तो राज्य विधानमंडल के लिए भारत के राष्ट्रपति कुछ समय सीमा फिक्स कर सकते हैं। पहले नहीं थी, मतलब राज्य जब तक चाहे तब तक जो है आंसर ना दे। अब राष्ट्रपति फिक्स कर देते हैं कि इतने दिनों के अंदर तुम्हें अपना मत देना है, तुम्हें बताना है कि तुम अपना पुनर्गठन चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, बता तेरी रजा क्या है वाला टाइप। तो ये भारत के संविधान के 5वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया प्रावधान। अगला संविधान संशोधन है 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय सूची में कुछ नए विषय जुड़े, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां लगा दी गई। भारत में आपको पता है कि एक से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार होता है। तो उस व्यापार को लेकर, वाणिज्य को लेकर, ठीक है, जो टैक्स लगाया जाएगा वस्तुओं की खरीद बिक्री पर, उसको लेकर वो संसद को दे दिया गया, उस पर कर लगाने का अधिकार संसद को दिया गया। इस संबंध में राज्यों की शक्तियों पर थोड़ी पाबंदियां लगाई गई। ये 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है। अगला संविधान संशोधन अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि जब ओरिजिनली भारत का संविधान बना था 1950 में, क्या आपको पता है 1950 में भारत में आज की तरह राज्य नहीं हुआ करते थे? पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तब भारत के सभी पूरे इलाके को 4 भागों में बांट दिया था, 4 कैटेगरी में, ग्रुप्स में, जिसको बोलते ना, किस में बांट दिया था? 4 ग्रुप्स में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आगे समझ में? भारत का समस्त जो राज्य क्षेत्र है वो 4 भागों में बटा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। कुछ राज्य ए में थे, कुछ बी में, कुछ सी में, और अंडमान निकोबार द्वीप अकेला जो है वो ग्रुप डी में था। ये कब तक चला? ये 1956 तक चला। 1956 में भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और ये जो ABCD वाला मामला था ये खत्म कर दिया। संविधान के, ठीक है, भाग 7 को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ पहले संविधान के भाग 7 में लिखा हुआ था। अगर आप वर्तमान में संविधान देखोगे तो हमारे संविधान में भाग 7 है ही नहीं, है ना, पार्ट 7 नहीं है, क्योंकि हम उसको हटा चुके हैं और उसकी जगह भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति मिली। बहुत सारे राज्य भारत के तभी आए अस्तित्व में, मध्य प्रदेश भी आपको पता है तभी आया था 1 नवंबर 1956 को। तब भारत में 14 राज्य थे, आज 28 है। और ये सब हुआ था फजल अली आयोग की सिफारिश, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हमारे यहाँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, SRC। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। इसके साथ ही इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान हुआ कि यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। मतलब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है। बेसिकली ये इसलिए किया गया क्योंकि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 214 है,
क्या कहता है अनुच्छेद 214? अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अब संविधान बनाते समय तो हमने ये प्रावधान कर दिया, हमें थोड़े ना पता था कि भविष्य में हमारे यहाँ कुछ छोटे छोटे राज्य भी बन जाएंगे। अब जैसे गोवा, अब गोवा आपको पता है कि कैसा छोटा सा राज्य है। अब गोवा के लिए अलग से हाई कोर्ट तो बना नहीं सकते, है ना। गोवा को हम किसी पड़ोसी राज्य जैसे उसको बंबई हाई कोर्ट के अंडर में कर दिया, तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक सामूहिक या कॉमन ज्वाइंट हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में आपको पता है गोवा के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़, ऐसे प्रावधान है। आ रहा है समझ में? इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान और किया गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त कर सकती है, मतलब गवर्नर भी कॉमन हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। जैसे कुछ समय पहले का एग्जाम्पल मैं दूं आपको, आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी थी और उसी समय वो गुजरात की राज्यपाल भी थी, मतलब एक ही महिला 2 राज्यों की राज्यपाल थी। तो एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान इसी संविधान संशोधन से जोड़ा। अब आता है नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960। इसके पीछे की तो कहानी है पूरी, इसको समझ लो ये क्या है। नवा संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, थोड़ा सा पूरी बात समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इंडिया पाकिस्तान का विभाजन जब हो रहा था तो इस बात को लेकर समस्या थी कि इनके बीच में रेखा कौन खींचेगा, विभाजन की बाउंड्री, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो भारत के पक्ष में झुका होगा तो वो भारत को फायदा पहुंचाएगा, पाकिस्तान के पक्ष में झुका होगा तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा देगा, क्योंकि एक बार जो लकीर खींच गई तो खींच गई, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों से कोई लेना देना नहीं था, वो एकदम नया व्यक्ति था और एकदम तटस्थ निष्पक्ष व्यक्ति था। इस व्यक्ति का नाम था सर रेडक्लिफ, आपने सुना होगा। इन्हीं के नाम पे भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो। तो कहानी यह है कि जब रेडक्लिफ साहब आए और रेडक्लिफ से कहा गया कि चलो भारत पाकिस्तान का विभाजन करो, लाइन खींच दो, तो उन्होंने लाइन खींच दी। भारत का जो हिस्सा था वो भारत को मिल गया, पाकिस्तान के हिस्से में जो आया था वो पाकिस्तान को मिल गया, मतलब भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। अब रेखा खींचते समय उस व्यक्ति को चूंकि यहाँ की बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, वो नया आदमी था, तो बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम था बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी नाम की एक जगह थी जो उस समय जो है कहाँ थी, मतलब पाकिस्तान को मिली थी। विभाजन में ये पूर्वी बंगाल को मिली थी, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। अब विभाजन हो गया और गलती से बेरूबाड़ी जो है पूर्वी बंगाल की जगह पश्चिम बंगाल में आ गया, मतलब भारत में आ गया। उस दिन तो ठीक है, सब विभाजन हो गया, 2 अलग अलग देश बन गए। जब अपने अपने इलाके को सब टटोल रहे थे, उस समय पाकिस्तान को समझ में आया कि अरे बेरूबाड़ी कहाँ गया, बेरूबाड़ी तो हमको मिला था। पता चला कि बेरूबाड़ी तो जो है उधर रह गया, भारत में रह गया। अब बात इतनी आसान नहीं है, ऐसे उठा के थोड़ी लेके आ जाओगे तुम बेरूबाड़ी को भारत में। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत के पास है, तो भारत से ले नहीं सकते। तो ये मुद्दा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून साहब ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उठाया और नेहरू जी से कहा कि भाई हमारा बेरूबाड़ी वाला हिस्सा आपके पास रह गया है तो दे दो। अब पंडित नेहरू जी का ये मानना था कि यार कायदा तो यही कहता है, नियम, कि जिसको जो मिला था वो उसके पास मिल जाना चाहिए, है ना, वो उसको दे देना चाहिए, हम क्यों रखें उसको। तो पंडित नेहरू साहब की सरकार ने तय किया कि बेरूबाड़ी जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन एक पेच आ गया, क्या संसद ऐसा साधारण बहुमत से कर सकती है? भारत की संसद किसी दूसरे इलाके को, किसी दूसरे देश के हिस्से को अपने इलाके में साधारण बहुमत से मिला तो सकती है, शामिल कर सकती है, पर क्या साधारण बहुमत से दे भी सकती है? फिर अनुच्छेद 143 का यूज किया गया। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 143 जो कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि ऐसे मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले ले। भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और उनसे पूछा कि क्या ऐसा संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि यह चीज साधारण बहुमत से नहीं हो सकती। आप किसी भी इलाके को शामिल तो कर सकते हो साधारण बहुमत से, पर उसको किसी दूसरे को दे नहीं सकते। इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। विशेष बहुमत से ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए नवा संविधान संशोधन पास किया गया और बेरूबाड़ी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। समझ गए? आप देख सकते हो कि दोनों देशों में कितना अंतर है। एक हम हैं जो हमारे पास में उनका एक छोटा सा हिस्सा आ गया, वो भी हमने उनको वापस कर दिया बकायदा। इसको कहते हैं नैतिकता, ईमानदारी। और एक वो है कि जो हमारे हिस्से पर आज भी अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। आपको पता है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, लेकिन आज भी पाकिस्तान की नजरें जो है हमारे उस हिस्से के ऊपर है। थोड़े दिन पहले ईरान और पाकिस्तान की इस संबंध में कुछ जुगलबंदी भी आपको दिखाई दी होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत का आंतरिक मामला है। तो ये तो फर्क पड़ता है कि भारत एक अलग तरह का देश है, पाकिस्तान ना वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। तो इस तरीके से बेरूबाड़ी जो है वो वापस जो है पाकिस्तान को दे दिया गया नेहरू नून समझौते के द्वारा। अगला संविधान संशोधन है 10वां। समझ गए सब लोग? नवा संविधान संशोधन क्लियर? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताते भी जाओ भाई, नवा संविधान संशोधन क्लियर हो गया? चलो 10वें संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं। 1961। आप सबको पता है कि दादरा और नागर हवेली जो है वो किसके पास था? हमारे देश का ये हिस्सा पुर्तगालियों के पास था, उनके अधीन था, है ना। तो पुर्तगालियों से इसको लेके और भारत संघ में मिलाया गया। 10वें संविधान, ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ गया था। कई बच्चे है ना मेंस में, सॉरी एमपीपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन अभी 2022 का मेंस हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें पूछ लिया गया था 2023 के मेंस में कि भाई बताओ 10वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 10वें संविधान संशोधन का संबंध दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में मिलाने से। अगला संविधान संशोधन है 12वां, और इसके द्वारा भी गोवा, दमन और दीव इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भी आपको पता है पुर्तगालियों के पास था। गोवा तो हम सब जानते हैं कि 1510 से पुर्तगालियों के पास, कितना समय से? 1510 से लेके 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। वो भारत में आए भी सबसे पहले यूरोपियन कंपनियों में और गए भी सबके बाद। जब अंग्रेज चले गए, जब फ्रांसीसी चले गए, तब जाके जो है भारत से पुर्तगाली गए हैं। और लगभग 451 सालों तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में दिखाई देता है रहा, मतलब। तो ये हमने वो भी बड़ी मुश्किल से झीना झपटी करके जो है जबरदस्ती पुर्तगालियों से लेना पड़ा है। तो ये 12वां संविधान संशोधन हो गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। अब हमने जो हिस्सा पुर्तगालियों से लिया था वो तो मिला लिया, जो हिस्सा हमने फ्रांसीसियों से लिया था उसको भी तो मिलाना था अपने उसमें। तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। इसी समय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी, इनके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई जो संसद कर सकती है। अगला संविधान संशोधन है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। आप अक्सर पढ़ते होंगे भारत में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं। कब तक? 65 वर्ष की उम्र तक जो है पद धारण करते हैं। जबकि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। और ये वाली जो 62 वर्ष वाली बात है ये यहीं से आई है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज है पहले 60 हुआ करती थी, इसको 62 कर दिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए, संविधान लागू होते समय इनके रिटायरमेंट की एज 60 थी और इस संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 62 हो गई। आज तक हाईकोर्ट के जज आपको पता है 62 साल में रिटायर हो रहे हैं, है ना। फिर इसके द्वारा और भी कुछ प्रावधान जोड़े गए, जैसे
किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी उच्च न्यायालय, ठीक है, हाईकोर्ट में कार्यकारी या एक्टिंग न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था, कि अगर कोई हाईकोर्ट का जज रिटायर हो गया है लेकिन अगर हाईकोर्ट में नंबर कम पड़ रहे हैं, लगता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और जजेस की जरूरत पड़ रही है, तो वो रिटायर्ड या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की परामर्श से वहां कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसी तरीके का ये भी कि हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता है उसको अस्थायी न्यायाधीश के रूप में वहां नियुक्त कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। अब आ जाओ अगला 21वां। अगला संविधान संशोधन अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 1967 जो इंपॉर्टेंट है। आपने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा। ये वो अनुसूची है जिसमें हमारे देश की कुछ भाषाओं के नाम दर्ज है ना। इन्हें हम लोग एक प्रकार से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। तो ये जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें वर्तमान में आपको दिखाई देती होंगी 22 भाषाएं, है ना। ऐसा था नहीं, ओरिजिनली संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मतलब उसके बाद हमने जो है 8 भाषाएं और जोड़ी हैं। 15वीं हुई, फिर 16, 17, 18 3 एक साथ आई, फिर 19, 20, 21, 22 4 एक साथ आई। मतलब इस संबंध में आपको 3 संविधान संशोधन पढ़ने जो हम लोग अभी देखेंगे। एक के द्वारा 15वीं, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना। पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 16, 17, 18 और बोडो डोगरी मैथिली संथाली 19, 20, 21, 22। अभी तक 22 है। और अगर आप देखें तो ये सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें भारत की सभी 22 भाषाओं के 8वीं अनुसूची में नाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये 22। क्या आपको इसमें अंग्रेजी सुनने को मिला? नहीं। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। दिमाग में फिट कर लेना, है ना। इंग्लिश इसमें नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना लाइक नहीं कर रहे हैं अभी भी, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। आखिर आप क्या चाहते हो? आपको इतने बेहतर तरीके से एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, लाइक कर दें, तो क्या दिक्कत है? करिए ना। अगर आप 1 सेकंड का समय निकाल के ये काम करते हैं ना, तो इससे हमारा उत्साह दुगना तिगुना होता है। और कि यार चलो बच्चों को पसंद आ रहा है, उनके लिए इतनी मेहनत की तो उनको अच्छा लग रहा है। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कभी समझेंगे इस बात को, कभी किसी के लिए ना बहुत मेहनत करके कुछ काम करना, क्या किसी के लिए कुछ बनाना या कोई भी काम करना, और जब आप उस व्यक्ति के लिए वो करोगे ना, तो आप उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए कुछ शब्द कहे, आपके लिए तारीफ करे या हौसला बढ़ाए, कम से कम पसंद करे उस काम को। नहीं तो अगली बार करने का मन करेगा? बताइए। तो ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स मत दीजिए, है ना। चलो, तो ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971। ये जो संविधान संशोधन है ना, एक प्रकार से ये कब हुआ मैं आपको बताता हूं। जब भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका में थोड़ा सा टकराव हो रहा था। मैडम इंदिरा गांधी लगातार जो है वो न्यायपालिका के साथ जो है टकरा रही थी, और उस समय 24वां संविधान संशोधन पास हुआ था गोलकनाथ के केस को पलटने के लिए। आपने सबने सुना होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब का एक केस हुआ था 1967। सुना है? गोलकनाथ बनाम पंजाब के उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टुक बात जो है शब्दों में कहा था कि संसद संविधान के भाग 3 मूल अधिकार वाले भाग में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकार वाले भाग को टच भी नहीं कर सकती। याद आया आपको? तो इस संविधान संशोधन के द्वारा गोलकनाथ के फैसले को पलटने की कोशिश की गई, और यह प्रावधान किया गया कि संसद को अधिकार है
कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में चाहे मूल अधिकार क्यों ना हो संशोधन कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके हमारी संसद किसी भी भाग में संविधान में संशोधन कर सकती है और आप उसे गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नहीं ठहरा सकते। इज दैट क्लियर? मतलब संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीमित है, एब्सोल्यूट है। चलो क्लियर। इसी के बाद आप देखोगे कि फिर केशवानंद भारती केस आया और केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था। फिर एक और प्रावधान जो आपको पता होगा कि जब भारत के संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो संविधान में संशोधन दोनों सदनों से विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मतलब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास इस संबंध में कोई वीटो पावर नहीं है। क्या आपको ये बात पता है? ये प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन के बाद आया है। ओरिजिनली संविधान में ऐसा नहीं था कि भारत के राष्ट्रपति संविधान संशोधन पे हस्ताक्षर करेंगे ही सही, ऐसा नहीं था। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, कोई वीटो पावर नहीं है उनके पास। अगला संविधान संशोधन है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये संविधान संशोधन जब हो रहे थे तब भारत में संपत्ति के मूल अधिकार की वजह से बड़ी परेशानियां पैदा हो रही थी। संपत्ति का मूल अधिकार लगातार भाग 3 और भाग 4 के बीच में टकराव पैदा कर रहा था। संपत्ति के मूल अधिकार की वजह से भारत में न्यायपालिका और विधायिका में भी टकराव चल रहा था। तो 25वां संविधान संशोधन पास किया गया और संपत्ति का मूल अधिकार जो उस समय अनुच्छेद 31 में हुआ करता था उसमें कटौती की गई। क्या कटौती की गई? कि अगर संसद भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 ख या 39 ग जो कि भारत में संसाधनों के, धन के पुनर्वितरण से जुड़ा हुआ है, यदि उसको प्रभावी करने के लिए कोई कानून बनाता है या विधि बनाता है तो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते, उसका तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते और उसको तुम रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। कुल मिला के संसद की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई और भारत के संविधान के भाग 3 में थोड़ा सा जो है उसको कमजोर करने की कोशिश की गई इन 2 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे समझ में? इसके बाद आपको पता है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 आया। यदि मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है तो आप सब बोलेंगे 543, क्योंकि अभी 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। कुछ समय पहले तक 545 थी। तो जब हमारा संविधान बना था तो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 525 निर्धारित थी। कितनी? 525। पर क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो और सीटें बढ़ाने की मांग हुई और आखिरकार हमने लोकसभा की सीटों की संख्या को 545 कर दिया। आज तक इसके बाद हमने कभी लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई है। अब आप जरा सोचिए कि ये 1972 की बात है, 1972 और अभी चल रहा है 2024। इतने सालों में भारत की जनसंख्या कितनी गुना बढ़ चुकी है ना? पर हमारे यहाँ अभी भी लोकसभा में उतने ही सदस्य हैं जितने हमारे दादाजी के काल में हुआ करते थे। आपके, मेरे, हम सबके दादाजी जो है उनका ये समय है। तो हमारे दादाजी के समय में चली आ रही लोकसभा की सीटें आज भी है। अब तो बढ़ानी ही पड़ेगी हमको, है ना? पहले इसको 2001 तक फिक्स किया और फिर 2001 से 2026 कर दिया। अभी 2 साल और है, 2026 तक ये लोकसभा की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। 2026 में हम इसको रिव्यू करेंगे और शायद इस बार लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब नया संसद भवन भी बन गया है और भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972।
अगला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य का नाम आपने सुना होगा, सिक्किम, है ना। छोटा सा राज्य है, बड़ा सुंदर राज्य है, पहाड़ी राज्य है। भारत की जो हमारे देश में तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कंचनजंगा, है ना। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यहीं पे आपको पता है। सिक्किम जो है वो एक ऐसा देश है जिसका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा महत्व है। सिक्किम के अगर आप एक तरफ देखोगे तो नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और ऊपर देखोगे तो चीन मिलेगा आपको। मतलब ये राज्य 3 अंतरराष्ट्रीय देशों की सीमाओं से घिरा है ना। नेपाल, भूटान, चाइना, सोचो कि बफर स्टेट है भारत के लिए। सिक्किम रणनीतिक रूप से कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम जब भारत आजाद हुआ ना, तो आजादी के समय पहले ब्रिटिश के पास था, तो इसको बनाया गया भारत का एक ऐसा राज्य जो भारत इसकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो भारत जो है उसके पास में इसकी रक्षा का जिम्मेदारी थी पूरा, मतलब भारत के द्वारा रक्षित राज्य था। और यहाँ पर शासन था एक शासक का, चोग्याल का। यहाँ चोग्याल का शासन हुआ करता था। पर सिक्किम की जनता चाहती थी राजतंत्र को खत्म करना और भारत से जुड़ना, मतलब वो भारत में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए हमने एक संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन 1974, और भारत का संरक्षित राज्य की जगह उसको भारत का सहयोगी राज्य बना लिया, एसोसिएट स्टेट बना लिया, ठीक है। मतलब अब भारत की स्थिति थोड़ी सी, सिक्किम की स्थिति भारत के लिए थोड़ी सी अलग हो गई। वो भारत का एक, जैसे जम्मू कश्मीर था ना, इस प्रकार का एक राज्य बन गया, सहयोगी राज्य हो गया। और इसको भारत संघ में जोड़ने के लिए बकायदा एक नई अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो पढ़े हैं कि 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है, तो ये 10वीं अनुसूची का सिक्किम से संबंध कहां से आ गया। एक्चुअली जब भारत में सिक्किम को जोड़ा गया था पहले, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सिक्किम से रिलेटेड। बाद में 35वें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया और भारत के संविधान में फिर 9 अनुसूची हो गई और 10वीं अनुसूची दल बदल वाली बन गई, वरना दल बदल वाली अनुसूची 11वीं होती, है ना। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, लेकिन सिक्किम के जो लोग हैं ना, उनका मन नहीं भरा। सिक्किम के लोग जो चाहते थे वो हुआ नहीं। सिक्किम के लोग चाहते थे कि हमको तो पूरा भारत के दूसरे राज्यों की तरह बनना है, मतलब हमें अलग से कोई ऐसा विशेष नहीं रहना, भारत के दूसरे राज्यों की तरह भारत का अभिन्न अंग बनना है और पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। मतलब संविधान के भाग 5-6 के जो प्रावधान है राज्य के भाग 6 के, वो हमारे ऊपर भी लागू होने चाहिए। तो हमने 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में और सिक्किम को बकायदा भारत संघ का अभिन्न अंग जो है बना लिया, पूर्ण राज्य बना लिया और उस 10वीं अनुसूची को वापस डिलीट कर दिया। उस 10वीं अनुसूची की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सिक्किम अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की तरह हो गया था और अब वापस संविधान में 9 अनुसूचियां रह गई। समझ गए। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा सहयोगी राज्य का दर्जा दिया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 35वां संविधान संशोधन। और यदि आपसे पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो आंसर है 36वां संविधान संशोधन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भी मुझे तक इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 35 और 36 वैसे मुझे क्लियर है कि 35 से क्या हुआ था और 36 से, लेकिन कई बार 36 को मैं 35 समझ लेता हूं। पता नहीं क्यों, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये चीज अच्छे से याद भी है। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि मैं 36 को 35 समझ लेता हूं। ठीक है, आपके साथ ऐसा ना हो ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि हूं तो मैं भी मनुष्य, है ना, इंसान ही है और इंसान से तो गलतियां होती हैं, वरना हम भगवान नहीं बन जाएंगे। चलो, तो ये हो गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, समझ में आ गया। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना,
ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, मतलब यहां तक आते आते हमारे देश में 22 राज्य हो चुके थे। चलो अगला संविधान संशोधन भारत के संविधान का 39वां 1975। अब ये संविधान संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज जो आजकल है ना, उसने क्या किया, उसने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया, उनको इलेक्टोरल मिसकंडक्ट का जो है दोषी पाया। राजनारायण साहब ने उनके खिलाफ केस कर दिया था जो लड़े थे चुनाव। तो इस मामले के बाद एक संविधान संशोधन किया गया कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इन 4 लोगों का नाम याद रखना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर लोकसभा, इनके जितने भी विवाद हैं निर्वाचन से जुड़े हुए, उन पर न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब यहां कोर्ट की पावर को कम किया गया कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो इसको कोर्ट सुन ही नहीं सकती। आज आपने सुना होगा ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए विवाद जो है निर्वाचन से, वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है, कोई नहीं सुनेगा, बाहर कर दिया। और इसका निर्णय करेगा एक ट्रिब्यूनल, संसद के द्वारा निर्धारित किया गया कोई प्राधिकरण, कोई ट्रिब्यूनल जो है वो इसका निर्धारण करेगा, कोर्ट नहीं कर सकती। आपको पता होगा मैडम इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के पर कतरने की बहुत कोशिश की थी, न्यायपालिका की शक्तियों को लगातार कम करने की कोशिश वो करती रहती थी। इसी कड़ी में उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्ति को छीन लिया, कम कर दिया। 41, हालांकि बाद में फिर दे दी गई उनको, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 60 साल से बढ़ा के 62 साल कर दी राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा। ये भी आपने पढ़ा होगा कि भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब आते हैं हम उस संविधान संशोधन के पास जिसका शायद बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि नहीं, कि ईमानदारी से बताओ कब 42वां संविधान संशोधन आएगा, कब 42वां संविधान संशोधन आएगा, बताओ जल्दी। कर रहे होंगे ना। तो अब हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। इसको भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा उस समय की सरकार ने हमारे संविधान को हिला डाला। एक प्रकार से जितने संविधान संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं, इसका एक अलग ही महत्व, अलग ही प्रभाव और अलग ही जो है एक रोल रहा है। इस संविधान संशोधन का विवाद भी एक प्रकार से विवादास्पद भी है, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा है भारत के संविधान का, संशोधन का अभी तक सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। तो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ। पहले समझ लो कब हुआ था। दरअसल ये संविधान संशोधन तब हुआ जब भारत में मैडम इंदिरा गांधी सब तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ से न्यायपालिका ने उनका जो है निर्वाचन रद्द कर दिया, दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है जयप्रकाश नारायण क्रांति कर रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ जनता में नाराजगी थी, विपक्ष लगातार जो है हमले कर रहा था, उन पर दबाव बना रहा था। ऐसे में मैडम इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी। आपने सुना होगा 1975 में भारत में जून 1975 में लगा दिया गया आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और लगभग सारे विपक्ष को जो है जेल में डाल दिया। और उस समय जब विपक्ष जेल में था तब भारत के संविधान का यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन पास हुआ था। चलिए, तो क्यों कहते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा क्या बदल दिया, ऐसा क्या क्या जो है प्रावधान चेंज हो गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, समझो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलो समझे एक एक करके। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसके द्वारा हमने प्रस्तावना में कोई परिवर्तन किया। प्रस्तावना में ना तो पहले ना इसके बाद कभी कोई परिवर्तन हुआ है।
और 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे अखंडता, इंटीग्रिटी। ये शब्द पहली बार इनसे भारत के संविधान की प्रस्तावना परिचित हुई। आज तक आपको ये शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिखते हैं। फिर एक नया भाग जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, भाग 4 क जोड़ा गया संविधान में, जिसे हम लोग मूल कर्तव्य कहते हैं। इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क और 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में नागरिकों के जोड़ दिए गए। अभी 11 मूल कर्तव्य है, पर उस समय जोड़े गए थे कितने? 10 मूल कर्तव्य। ये भी आपको पता होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई। अनुच्छेद 74 के तहत जो राष्ट्रपति को सलाह देगी मंत्रिपरिषद, वो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ऐसा प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने से मना नहीं कर सकते, है ना। हालांकि ये भी प्रावधान बाद में बदल दिया गया, पुनर्विचार वाली बात। एक और भाग जोड़ा गया। ओरिजिनली आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 2 भाग जोड़े गए। कई सारे बच्चों को सिर्फ एक पता है, मूल कर्तव्य 4 क। एक भाग में आपको और बता रहा हूं 14A। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14 क भी जो है संविधान में जोड़ा गया, और यह है ट्रिब्यूनल, अधिकरण। ट्रिब्यूनल वाला जो आपका पार्ट है, पार्ट 14A में, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों को फिक्स कर दिया। तो जो आप देख रहे हो ना, लोकसभा और विधानसभा का मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो फिक्स हैं भारत में वर्तमान में 2026 तक। तो ये प्रावधान 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहा है। ये आपकी वर्तमान या पिछली जनगणना से नहीं है। आप जब पढ़ते होंगे ना, तो आप लिखा होता ना वहां पे 1971 की जनगणना के आधार पर, तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही आज तक चल रहा है। अगला, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर कोई संविधान संशोधन संसद करेगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। न्यायपालिका जो है ना, उसका रिव्यू नहीं कर सकती, उसकी न्यायिक जांच नहीं कर सकती, कुल मिला के उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा। फिर न्यायिक समीक्षा और रिट न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती कर दी गई। अब केंद्र सरकार के कानूनों के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और राज्य के मामले में हाई कोर्ट। तो ये जो आप बोलते हो ना एकीकृत न्यायपालिका है भारत में, जहां केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों लागू करते हैं, ये खत्म कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। बहुतेरे बच्चे तो हमारे ये बात जानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा भी समय आया है जब लोकसभा के, विधानसभा के कार्यकाल को हमने 6 साल कर दिया। पता है आपको? अगर ये संविधान संशोधन को पलटा नहीं जाता ना, तो भाई साहब अभी भी भारत में चुनाव 6 साल में होते लोकसभा के एक बार, ये 5-5 साल वाला चक्कर नहीं रहता। तो इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया, हालांकि इसको फिर 5 कर दिया गया था। 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। ये तो पूछा भी जाता है, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से नए निदेशक तत्व जो है भारत के संविधान के भाग 4 में जोड़े गए? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, है ना, और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। ये जो मूल जो है, ये जो निदेशक तत्व आप पढ़ते हो ना, ये इसी संविधान संशोधन से जुड़े हैं। फिर भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपदा की घोषणा या आपातकाल की घोषणा। इस संविधान संशोधन के पहले अनुच्छेद 352 के तहत जो हमारे आपातकाल होता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा केवल पूरे भारत में हो सकती थी, उसके किसी एक भाग में नहीं हो सकती थी। पढ़े हो कभी 352 क्या लिखा है उसके अंदर?
अनुच्छेद 352 में लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो भारत या भारत के किसी एक भाग में भी हो सकती है ना। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन से आया है, तब से लेके इसमें बदलाव नहीं हुआ, आज तक ये चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ऐसा ही है। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से लेकर 1 साल तक की बढ़ोतरी, कि अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जाएगा तो वो एक बार में 6 महीना नहीं 1 साल तक चलेगा, जैसा कि अभी 6 महीने वापस। केंद्र किसी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर आर्मी भेज सकता है, सैन्य बल भेज सकता है, आर्म्ड फोर्सेस भेज सकता है। इसके अलावा 5 विषय जो थे हमारे संविधान की राज्य सूची में, उस समय 66 विषय थे, 5 विषयों को संवर्ती सूची में भेज दिया तो राज्य सूची में रह गए 61 विषय, और संवर्ती सूची में 47 विषय थे तो वो हो गए 52। अभी तक हमारी संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये भी आपको पता है कि 5 जो है विषय राज्य सूची के संवर्ती सूची में डाल दिए गए, जैसे शिक्षा। अभी आपको पता है शिक्षा भारत में संवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में आता है, इस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये 5 विषयों को राज्य सूची से ट्रांसफर करके संवर्ती में डाल दिया। मतलब केंद्र को भी, संसद को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। संसद और विधानमंडल में कोरम की गणपूर्ति की आवश्यकता को खत्म कर दिया। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा मामला है ये। इनका ये कहना है कि अगर कभी लोकसभा में 10 लोग आए तो 10 लोगों में भी बैठक हो जाएगी और कोई विधेयक पास हो जाएगा, है ना। अगर राज्यसभा में 5 लोग भी आए तो भी बैठक हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कोरम खत्म कर दिया। आपको पता होगा जनरली बैठक होने के लिए कम से कम 10% सदस्य आने चाहिए ना। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य नहीं आए तो बैठक नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया, कोरम खत्म कर दिया, क्योंकि विपक्ष तो जेल में था ना, अब सदस्य तो कम होंगे, तो कितने भी सदस्य आए जरूरत नहीं है, बैठक होगी, काम होगा। संसद को निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की गई कि समय समय पर अपने सदस्य और समितियों के अधिकार और विशेष अधिकारों का वो निर्धारण करे, और एक अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। नॉर्मली आप देखते हो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। इन्होंने एक और अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय विधिक सेवा जुडिशियल सर्विस को भी जो है निर्माण, हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। समझ गए इस संविधान संशोधन को क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे लगता है आपको पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। भाई इतने बड़े पैमाने पर चेंज करोगे संविधान में तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ना बोले तो क्या बोले? आपने लगभग पूरा संविधान पलट दिया यार, है ना। बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो ऐड कर दी, जो चीजें होनी चाहिए हटा दी। बड़ा मनमानी वाला काम चल रहा है ना, बड़ा जबरदस्ती का माहौल है, तानाशाही का माहौल है। आखिरकार लोकतंत्र की शक्ति ने जवाब दिया, और लोकतंत्र की शक्ति ने जवाब ऐसे दिया कि मैडम इंदिरा गांधी चुनाव में हार भी गई, उनकी पार्टी भी हार गई, और कांग्रेस की जगह जनता पार्टी सरकार में आई। 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई और मोरारजी देसाई साहब जो है भारत के नए प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि ये सरकार चल नहीं पाई ज्यादा, पर फिर भी इस सरकार ने क्या किया, जो पुरानी संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था उसके कई प्रावधानों को फिर से ठीक कर दिया। मतलब रिपेयरिंग वाला काम, इसको रफू करना भी कह सकते हैं, रिपेयरिंग करना भी कह सकते हैं, सब कुछ फिर से ठीक करना भी कहते हैं। तो 43वां और 44वां 2 संविधान संशोधन लगे हमको पूरे 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो 43वां संविधान संशोधन पास हुआ 1977 में, और पहले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनकी शक्तियां वापस दी गई। जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छीन ली गई थी, उनको कमजोर करने की कोशिश की गई थी, उनको उनकी शक्तियां वापस दी गई। उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई,
रिट जारी करने की उनकी शक्तियां जो है वो वापस उनके पास आ गई, फिर एकीकृत न्यायपालिका बन गई। इसके अलावा संसद की वो शक्ति हटा दी गई कि वो राष्ट्र विरोधी जो है मामलों के संबंध में कानून बनाए और लोगों के मूल अधिकारों का हनन करे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 44वां संविधान। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लगभग आपको मैं बताऊंगा 42वें संविधान संशोधन के ऑलमोस्ट सारे प्रावधानों को बदल दिया गया। ठीक है, चलो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कार्यकाल 1978 का 44वां संविधान संशोधन। अब आप क्या देखोगे, जो कुछ भी गलत किया था उसको फिर ठीक किया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कितना था, 6 साल कर दिया था, इसको फिर 5 कर दिया, जो आज भी हमारे यहाँ पर है। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकालों को 5 साल के लिए कर दिया गया, 6 से वापस। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण दिया गया कि भाई आप जो है संसद की कार्यवाही अगर सही प्रकाशित करते हो तो पूरा अधिकार है आपको, कोई मनाही नहीं है। कैबिनेट की सलाह, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति छीन ली थी ना, कि अगर एक बार जो कमिटमेंट मंत्रिपरिषद ने कर दी तुम्हें माननी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, एक बार उस सलाह को वापस पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। अगर वही सलाह दोबारा मंत्रिपरिषद दे तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगी, जरूरी है, बाध्यकारी होगी। आंतरिक अशांति, आपने सुना होगा हमारा जो अनुच्छेद 352 है इसमें 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्या आपको पता है पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था और इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब अब आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में आपातकाल नहीं लगा सकते, सशस्त्र विद्रोह ही होगा तो लगेगा। फिर राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई कि वो केवल कैबिनेट की सिफारिश पर, लिखित सिफारिश, पहले ऐसा था कि प्रधानमंत्री भी बोले तो राष्ट्रपति जो है लगा देते थे आपातकाल। अब ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जब तक उसको लिखित सिफारिश नहीं मिलेगी, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के बिना वो नहीं लगा सकते। मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना, आज तक यही प्रावधान है। आपातकाल लगाना हो ना 352 तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए। अगला, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। आपका ये जो अनुच्छेद 31 था ना, इंदिरा गांधी सरकार ने तो इसको कम करने की कोशिश की, इसमें कटौती करने की कोशिश की। मोरारजी देसाई सरकार तो पूरा के पूरा मौलिक अधिकार ही डकार गई। अनुच्छेद 31 का मूल अधिकार खत्म कर दिया गया और उसको एक साधारण अधिकार बना दिया। उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। तो आपको पता है अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को जो है खत्म किया गया। फिर अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान आ गया। ये आप पढ़ते होंगे जब मूल अधिकार, जब आप पढ़ते हो ना आपातकाल पढ़ते समय आप पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, 20 और 21 के मूल अधिकार नहीं हो सकते। पढ़ते हो कि नहीं? इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 20 और 21 के अधिकार कभी भी हटाए नहीं जा सकते, निलंबित नहीं हो सकते। फिर वो जो उपबंध मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ऐसे जो लोग हैं, इनके निर्वाचन से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका सुनवाई नहीं कर सकती, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब
वापस न्यायपालिका को वो अधिकार दिया गया कि वो इनके जुड़े हुए विवादों के मामले में सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं 42वां 44वां दोनों अभी क्लास में और बचे कुछ संविधान संशोधन। मैंने आपसे क्लास शुरू होते समय कहा था कि ये परीक्षा ये आपके धैर्य की परीक्षा है, कमिटमेंट की परीक्षा है। अगर आप 2 घंटा क्लास नहीं देख सकते तो बताइए कि इतनी मुश्किल एग्जाम में फाइट कैसे करोगे। एक बार अपने आप से पूछना कि आप इस एग्जाम के लायक भी हो कि नहीं हो, या है बस तैयारी के नाम पे टाइम पास किए जा रहे हो। तो अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। इस समय भारत में ना एक बहुत गलत परंपरा या प्रवृत्ति आ गई थी कि नेतागण जो हमारे हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे थे। एक प्रकार से लोकतंत्र अस्थिर होने लगा था। किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, किसी और पार्टी में चले गए, किसी और पार्टी में थे अभी किसी और पार्टी में आ गए। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे नेता दल बदल करने लगे, गलत परंपरा आ गई है ना। इनको बोलते थे आयाराम गयाराम। तो ऐसे आयाराम गयाराम की वजह से भारत में कई सारी सरकारें जो है वो गिर जाती, अस्थिर हो जाती। तो इनके लिए कानून पास किया गया, इसे दल बदल कानून कहते हैं भारत में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा यह कानून पास हुआ कि यदि अब किसी संसद या विधानमंडल के सदस्य ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, चीट किया, तो उस व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, है ना। अयोग्य ठहराने की व्यवस्था मतलब तुम्हारी विधायकी भी चली जाएगी और तुम्हारी सांसदी में, मतलब ना तुम संसद के सदस्य न रहोगे ना विधानसभा के। तो अगर आपने दल बदल किया, जिस पार्टी से जीते हो, जिस पार्टी से जुड़े हो, उसी पार्टी में रहना पड़ेगा पूरे 5 साल। तो इस तरीके से इस संविधान संशोधन के द्वारा ये नया कानून बना। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी आपको पता होगा 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, ये पूछा जाता है ना। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलो यहां तक आ गए। 9वीं अनुसूची होगी, 10वीं होगी। अगला संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1989। कितने साल के लोग वोट डाल सकते हैं भारत में? 18 से ज्यादा। चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे क्योंकि पहली बार वोट डाल रहे होंगे, या कुछ बच्चे 18 के होने का वेट कर रहे होंगे, या कुछ बच्चे 18 से ही वोट डाल रहे होंगे। तो आप सब जानते हैं भारत में वर्तमान में मतदान करने की आयु 18 साल है। 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय जो स्वस्थ मानसिकता का है वोट डाल सकता है। ये एज की बात आपको पता है, पहले ऐसा नहीं था। जब संविधान बना था तो वोट डालने की जो आयु थी, ठीक है, वो 21 वर्ष थी। संविधान जब बना था 1950 में, वोट देने की, मतदान करने की आयु हमने 21 वर्ष रखी थी, क्योंकि उस समय हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। समझ रहे हैं आप? उस समय हमारे देश की सरकार नई नई थी, नया नया लोकतंत्र था, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। भारत में बड़े पैमाने पर निरक्षरता थी, इलिटरेसी थी, बहुत ज्यादा साक्षरता नहीं थी। तो इस समय जो है भारत में 21 साल वोट देने की एज रखी गई, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की एज को घटा के 18 साल कर दिया गया। और पहली बार इसके बाद चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय हुआ। आपको पता है चुनाव आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ी। तो ये पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु भारत में 21 से घटाकर 18 की गई। अगला संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट जो है 1991। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपने सुना होगा, इसको एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और यही वो संविधान संशोधन है जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। समझ रहे हैं? पहले दिल्ली में कोई विधानसभा नहीं थी।
इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक 70 सदस्यों की विधानसभा दी गई, जो आज भी आपको दिखाई देती है, और एक मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 7 मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री को मिला के 6 और होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ठीक है, 7 मंत्री दिल्ली की मंत्री परिषद में होते हैं। तो ये बात पूछ ली जाती है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा लाई गई, मंत्री परिषद लाई गई, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 69 अगला संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है, 70वां संविधान संशोधन 1992। भाई, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तब तक सिर्फ राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे। आपने पढ़ा होगा ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ये प्रावधान 70वें संविधान संशोधन से आया है। मतलब अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में या इलेक्टोरल कॉलेज में, निर्वाचक मंडल में आपके राज्य तो होंगे ही सही, पर राज्य के साथ साथ दिल्ली, ठीक है, विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। ये लोग भी जो है भले केंद्र शासित प्रदेश है, पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे। अगला 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अभी मैंने आपको बताया था ना, भारत में 15वीं भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में सिंधी, याद आया? चलो, कितने लोगों को याद है अभी भी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को भारत की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया? देखते हैं कितने लोगों को याद है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। चलो जल्दी आंसर दो कमेंट में। सबसे पहले आंसर आया शिवाय का, भावना, अनुज, क्या बात है, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया आप। 21वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में भारत में मान्यता दी गई थी 8वीं अनुसूची में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 भाषाएं और आ गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना। तो 15 के बाद 3 और जुड़ गई। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हो गई 18 भाषाएं। सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके साथ ही भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 18 हो गई। तो ये था आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मतलब 69, 70, 71 तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट 73वां संविधान। इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, पढ़ा होगा आपने, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को, जो कि थी तो पहले से ही, ऐसा नहीं कि भारत में पंचायती राज ये लेके आया, थी पर संवैधानिक दर्जा नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों पर निर्भर करता था। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब ये राज्यों की मर्जी पर नहीं है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं राज्यों की दया पर निर्भर नहीं है कि उनकी स्थापना होगी कि नहीं, करना पड़ेगी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई, है ना। इसके लिए बकायदा संविधान में नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, आपको पता है। कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से लेकर 243 ओ तक, है ना। कुछ नए अनुच्छेद आए। इस भाग को नाम दिया गया पंचायतें। ये सब आपको पता है। इसके लिए बकायदा नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, इनके लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। मतलब ये वो मामले हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाएं जो है वो काम करती, उनके अधिकार में आती हैं, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज संस्थाओं का 73वां संविधान संशोधन, जो भारत में स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या बोलते हैं,
रूरल सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है, जिसके द्वारा भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बनाया गया। ग्रास रूट लेवल तक जाने की कोशिश है, विकेंद्रीकरण किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत जो राज्य का निदेशक तत्वों में कर्तव्य था उसका पालन किया गया। ऐसा ही एक संविधान संशोधन और किया गया, 74वां संविधान संशोधन। जैसे भारत में पंचायतों को, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो शहरों ने क्या बिगाड़ा? नगर तो हमारे दुश्मन है नहीं, तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा, 9क। इसका नाम रखा गया नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। इसके लिए स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करना था। इस उद्देश्य के लिए नया भाग 9क जोड़ा गया, नगर पालिकाएं नाम दिया गया, और इसके लिए बकायदा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है, और इसमें है 18 विषय। कितने? अंतर कुछ नहीं है भाई। देखो, पंचायती राज गांव के लेवल पे 3 स्तरीय पंचायती राज सुना होगा आपने। भारत में पंचायती राज कितना है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। सबसे पहले आप देखोगे पंचायती राज 3 स्तर पे कौन सा है? सबसे पहले नीचे आता है ग्राम पंचायत, है ना, गांव या ग्रामीण स्तर पर एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर। फिर मध्यवर्ती पंचायत, कई जगह इसको पंचायत समिति बोलते हैं, कई जगह जनपद पंचायत कहते हैं, मंडल पंचायत कहते हैं, और इसके ऊपर आती है जिला पंचायत। पूरे जिले की सारी पंचायतों को मिलाकर जो है वो बनती है आपकी जिला पंचायत। तो ये हो गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ऐसे ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय नगर पालिका की व्यवस्था की गई, है ना। सबसे पहले आपको मिलेगा नगर पंचायत, संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए ग्रामीण और शहरी नगर पंचायत। इसके ऊपर नगर पालिका आता है, छोटे शहरों के लिए, स्मॉल टाउन्स के लिए नगर पालिका, और उसके ऊपर आता है बड़े शहरों के लिए नगर निगम। तो एक परिचय दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं आपको अभी पंचायत और नगर पालिका नहीं पढ़ा रहा, भाग 9 का नहीं देख रहे हम। पता होना चाहिए, कम से कम काम की चीज है तो पता होनी चाहिए। चलिए, अगला संविधान संशोधन है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें 2001 तक हमने फिक्स कर दी थी, उन लोकसभा और विधानसभा की सीटों को हमने और 25 साल आगे बढ़ा के 2026 तक फिक्स कर दिया। समझ गए? जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दे ना, फिर एक बार याद दिलाऊं, बार बार दिलाऊंगा, ताकि ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, याद दिलाना हमारा फर्ज है। तो इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा 2026 तक फिक्स कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा की सीटों को। तो अभी 2026 में मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग रिव्यू करेंगे, और यदि बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो शायद हमारे यहाँ पर अब विधानसभा लोकसभा की संख्या बढ़ भी जाए। दूसरे शब्दों में लोकसभा विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी, है ना। चलो, ये सब तो बहुत ज्यादा हो गया। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका भी अपना एक महत्व है भाई, समझ रहे हो। 86वां संविधान संशोधन का भी अपना महत्व है। वो इसलिए, भारत में शिक्षा का जो अधिकार है, आपको पता है, वो एक मूल अधिकार है। सबको शिक्षा देने या सबको साक्षर बनाने के क्रम में, दिशा में, ये मील का पत्थर है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 21क, पहले नहीं था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को उनका मूल अधिकार बनाया गया। राज्य के लिए यह जरूरी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे, है ना। तो ये आपको पता होगा, इसी संविधान संशोधन से जुड़ा है। पहले ये सारा मामला संविधान के अनुच्छेद 45 में था, पहले डीपीएसपी में था,
है ना। अगर इच्छा हो तो सरकार ऐसा करे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। पर अब राज्य को इनको देना जरूरी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। और इसी के द्वारा अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया। वहां कर दिया गया कि 0 से 6, मतलब राज्य जो है बचपन से ही बच्चों की देखभाल करेगा, है ना, और उनको जो है बाद में शिक्षा भी देगा। इस तरह से अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हो गया, और 51 क में भी एक नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, और मूल कर्तव्य हो गए 11। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो भी पालक, अभिभावक, माता पिता, जो भी है संरक्षक, उनके लिए भी एक कर्तव्य जोड़ दिया गया नागरिक, भारत के नागरिक के लिए, कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराए, उनको स्कूल भेजे, ये उनकी ड्यूटी है ना। चलो आगे चलें। 89 89वां संशोधन अधिनियम 2003। आपने सुना होगा भारत के संविधान के अंतर्गत 2 आयोग आपके सामने आए होंगे। एक आयोग का नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो इस संविधान संशोधन ने क्या किया, पहले भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही हुआ करते थे। एक ही कमीशन था जो जाति और जनजाति आयोग दोनों का काम करता था, दोनों के लिए काम करता था, और वो था अनुच्छेद 338 में, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंदर था। इस संविधान संशोधन से हमने इन दोनों को अलग कर दिया। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति के लिए। तो 2 भागों में जाति और जनजाति आयोग को, ये दोनों संवैधानिक आयोग है, आपको पता है। अनुसूचित जाति आयोग पहले की तरह अनुच्छेद 338 में है, और जनजाति आयोग के लिए नया अनुच्छेद जोड़ दिया 338 क। तो अब जनजाति आयोग भारत का अनुच्छेद 338 क में आता है। ठीक है, आगे समझ में। ये पूछा जाता है कई बार, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। दोनों ही आयोग की संरचना एक जैसी है। दोनों ही आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और 3 सदस्य होते हैं। मतलब कुल मिला के 5 सदस्यों के आयोग हैं। 5 सदस्य जाति आयोग में है और 5 सदस्य जनजाति आयोग में है, और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जाति आयोग के सदस्यों की भी, जनजाति आयोग के सदस्यों की भी। ठीक, चलो अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003। देखो हम लोग 100 के आसपास आ गए हैं, अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, है ना। आपको पता है हमारा जो टारगेट है 106 तक हम चले जाएंगे थोड़ी देर में, और मुझे जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से तेजी से हम लोग यहाँ तक आ गए। आमतौर पर कई बार थोड़ा सा डिटेल में समझाने जाते हैं ना, थोड़ा समय लगता है, और यही सेशन 3-3.5 घंटे का हो जाता है। तो अभी हमारा आज का थोड़ा सा समय कम था, तो हम लोग कंप्लीट करने के लिए पहुंच गए हैं। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्या आपको पता है पहले भारत में मंत्री परिषद के लिए कोई संख्या फिक्स नहीं थी। मतलब केंद्र या राज्य में आप जितने मंत्री बनाना चाहें बना सकते थे। तो इसीलिए ना हमारे यहाँ मंत्री पद की बंदर बाट हुआ करती थी। खैरात में मंत्री पद दिए जाते थे, किसी को भी उठा के मंत्री बना देते थे। इसको मंत्री बनाया, मुझे नहीं बनाया, चल तू भी बन जा। उसको बना दिया, उसको बना दिया, मुझे नहीं बनाया, तू भी मंत्री बन जा। इस तरीके से मंत्री जो है किसी को भी बना देते थे। ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मंत्री जो है ना वो सीमित होने चाहिए, वरना अनावश्यक रूप से मंत्री परिषद का आकार बढ़ता जाता है। तो इसीलिए केंद्रीय मंत्री परिषद की संख्या को फिक्स कर दिया गया लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। मतलब प्रधानमंत्री जी को मिलाकर हमारी मंत्री परिषद में लोकसभा की संख्या का, कुल संख्या का 15% तक हो सकता है। मतलब 543 लोकसभा है सदस्य, इसका 15%। इससे ज्यादा मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री परिषद में नहीं होते। आमतौर पर यह आंकड़ा 81-82 के आसपास कहीं बैठता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते।
मतलब किसी भी स्थिति में 90-100 मंत्री आप बना नहीं सकते भारत में। ऐसा ही व्यवस्था राज्य में भी कर दी कि राज्य में भी मुख्यमंत्री को मिला के मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की संख्या पर निर्भर करेगी। जितनी विधानसभा की कुल संख्या होगी उसका 15% मंत्री बन सकता है ना। मतलब ये संवैधानिक हो गया मामला है ना। किसी राज्य में मान लो 200 संख्या है विधानसभा में, तो कुल मिला के 30 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते। आ गया समझ में? 30 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसका अपवाद भी मैं आपको बता दूं। हाँ, और 12 से कम नहीं, बिल्कुल सही। इसका अपवाद है दिल्ली। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो अगर आप 70 विधानसभा सीटों के हिसाब से जाएंगे तो 15 मंत्री जो हैं वो लगभग 10 के आसपास होते हैं, है ना, 10-11। लेकिन दिल्ली में 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। दिल्ली की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को मिला के 7 मतलब 10% ही हो सकते हैं। सब राज्यों में 15% है, दिल्ली में 10% है। तो इसके लिए अनुच्छेद 75A में संशोधन हुआ और 164A में संशोधन हुआ। ये आपने सुना भी होगा और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या को जो है 15% तक सीमित किया गया? 91। अगला है 92, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी तक हम लोग भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं देख चुके हैं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तक मैंने आपको बता दिया। 21वां संविधान संशोधन देखा, 71वां संविधान संशोधन देखा। अब आ जाओ, अगला है 92वां। 4 और भाषाएं जोड़ दी गई। और जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, यहां से आ गई। लास्ट टाइम 2003 में, ठीक है, 21 साल पहले हमने 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी थी। पिछले 21 वर्षों में 8वीं अनुसूची में कोई नई भाषा नहीं आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भारत की 8वीं अनुसूची में, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, वर्तमान में क्या कोई भाषा जोड़ी जानी चाहिए या किन भाषाओं को जोड़े जाने का मुद्दा है या कोई मामला है, मांग है, या 8वीं अनुसूची में शामिल होने के फायदे क्या हैं। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस तरफ, है ना। पर मुझे लगता है कि यहां से यूपीएससी बहुत जल्दी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 8वीं अनुसूची पर लगातार नजर बनाए रखिए। 21 साल बहुत होते हैं भारत जैसे देश में। 21 साल से हमने कोई भाषा नहीं जोड़ी, मतलब और भी जो भाषाएं हैं उनको लेकर आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो आखिरी बार 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और कुल 22 भाषाएं हो गई। अभी तक जो है यही हमारे सामने नंबर दिखाई देता है। अगला संविधान संशोधन है 97, जिसके बारे में बहुत कम बच्चे ये बात जानते हैं कि इस संविधान संशोधन का कुछ भाग तो गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। क्या आपको ये बात पता है? 97 संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान के अंदर भाग 9ख जोड़ा गया था, इस भाग को गुजरात उच्च न्यायालय ने जो है असंवैधानिक करार दिया है और इसको रद्द किया जा चुका है। तो 9ख तो आपको पढ़ना ही नहीं है, जो सहकारी समिति से जुड़ा था, है ना। हाँ, इस संविधान संशोधन का कुछ भाग लागू है। जैसे इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। यह है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार है। और ये जो है इसी 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आ रहा है समझ में? फिर राज्य की नीति निदेशक तत्व, इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 43B, और राज्य की नीति निदेशक तत्व में भी सहकारी समितियों को शामिल किया गया। पता है आप लोगों को कि नहीं पता है कि यह संविधान संशोधन रद्द हो चुका है? 97वां मतलब पूरा नहीं हुआ, पर भाग 9ख जो है वो गलत, वो असंवैधानिक है।
क्योंकि ये केंद्र द्वारा राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण है। तो इस तरीके से भाग 9ख जोड़ा गया था पर वो हटा दिया गया है, वो सारे अनुच्छेद खत्म हो चुके हैं, ये नहीं चलेगा। पर हाँ, ऊपर का 2 सही है। अनुच्छेद 19 में अभी भी मौलिक अधिकार है और 43B में अभी भी ये नीति निर्देशक तत्व है। ये वाला संविधान संशोधन भी रद्द हो गया। 99वां संविधान संशोधन जो था, आपको पता होगा, ये मामला है न्यायिक नियुक्ति आयोग से। आपको पता होगा कॉलेजियम सिस्टम था है इंडिया में, था क्या? कॉलेजियम सिस्टम होता है जो कि न्यायपालिका में नियुक्ति में जिम्मेदार है, उच्च न्यायपालिका में। इसी कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है नियुक्ति करते हैं जजों की। इसके लिए हमने इसकी जगह पर एक नया आयोग बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में बच्चे इसको NJAC के नाम से जानते हैं। हमने एक NJAC बनाया और ये प्रावधान किया कि भारत में उच्च न्यायपालिकाओं में नियुक्ति राष्ट्रपति इस आयोग की सलाह पर करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को ये रिप्लेस कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक और रद्द कर दिया और वर्तमान में फिर भारत में कॉलेजियम सिस्टम आ गया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। NJAC वाला मामला खत्म हो गया है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाँ, फिर भी आप सोच रहे होंगे, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर बता क्यों रहे? बताना है क्योंकि पता होना चाहिए। 99वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, क्योंकि ये मामला जुडिशियल रिव्यू से भी जुड़ता है। किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करके जो है इस कानून को रद्द किया गया था। अगला है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह मामला जुड़ा है इंडिया और बांग्लादेश से। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1974 में एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, भूमि सीमा समझौता, जिसके तहत बांग्लादेश और भारत ने अपने कुछ क्षेत्रों को आदान प्रदान का जो है समझौता किया था, जिसे एनक्लेव कहते हैं। इसी को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है कुछ एनक्लेव, जिनको कहते हैं विदेशी क्षेत्र, इनका आदान प्रदान हुआ। एनक्लेव वो क्षेत्र होते हैं जो कि किसी विदेशी राष्ट्र में होते हैं शामिल भौगोलिक रूप से, पर वो आपका हिस्सा होते हैं। तो ऐसे कुछ क्षेत्र जो भारत के पास थे बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिए। ऐसे कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश में थे भारत के, वो भारत ने बांग्लादेश को दे दिए। लड़ाई खत्म हो गई। तो ये मामला भूमि सीमा समझौता, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से जुड़ा है और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश ने अपने इलाकों का आदान प्रदान कर लिया। ठीक, आ रहा है समझ में? चलो आगे चले। 101वां संविधान संशोधन तो पूरी दुनिया जानती है कि GST से जुड़ा है। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया है GST, वो इसी संविधान संशोधन से आया है। इसके पहले भारत में कोई, आपको पता है कि GST नहीं था, है ना? ये यहीं से आया हुआ मामला है। तो GST से जुड़ा हुआ 101। 102वां संविधान संशोधन, एक मांग थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? जब आप अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़ा वर्ग जो है दर्जा दे रहे हो, संवैधानिक जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दे रहे हो, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्यों नहीं? तो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा, 338 ख 338B। तो अगर आप देखोगे ना, तो अब भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी जो है संवैधानिक हो गया है और 3 आयोग मिलेंगे आपको अनुच्छेद 338 में। जरा ध्यान से देखो, आर्टिकल 338, ठीक है। सबसे पहले 338A में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338, ठीक है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 क में राष्ट्रीय जनजाति आयोग है और 338 ख बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। समझ गए?
तो 3 आयोग हैं 338 में, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आगे समझ में? तो अब भारत में ये तीनों आयोग संवैधानिक आयोग है। पिछड़ा वर्ग आयोग, हाँ, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये अभी भी आपको पता है कि संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक। अगला है 103वां संविधान संशोधन। आपको यह भी पता होगा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो आरक्षण था, अनुच्छेद 16 और 15 में हमारे यहाँ जो आपको पता है कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसी के तहत इसमें थोड़ा सा 15 और 16 में संशोधन करके थोड़ा सा आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया। 10%, 10% सीट जो है वो आरक्षित की गई आर्थिक रूप से कमजोर जो है नागरिकों के लिए, जिन्हें हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आगे समझ में? तो ये जो हमारा अनुच्छेद 15 और 16 इसमें संशोधन किया गया। आपको पता होगा अब सामाजिक और पिछड़े, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए भी 15 और 16 में विशेष प्रावधान है। ये भी अपवाद में आते हैं और सीटें जो है 10% सीट जो है आरक्षित है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अब भारत में आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया। इसको सवर्ण आरक्षण कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आपको पता है कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है ना। और ये 1950 में किया था 10 सालों के लिए, और हर 10 सालों में इसको आगे बढ़ाया गया। 2020 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण समाप्त हो गया था। तो इसीलिए 2020 में फिर से 25 जनवरी 2030 तक अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है वो अब 2030 तक लागू है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो कि भारत में आरक्षण आज भी अस्थायी ही है। 1950 से लेके हर 10 साल में यदि इसे नहीं बढ़ाया जाता तो ये खत्म हो चुका। 2020 में भी ये खत्म हो जाता, क्योंकि हम इसको तय कर देते हैं अगर ना बढ़ाया जाए इसको अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। ये वैसा ही है कि आपने गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया और 10 लीटर पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो इससे पहले कि वो पेट्रोल खत्म होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो रेड पर आता है आपका सुई जो है कांटा, जैसे ही वो रिजर्व के आसपास आता है तो हम लोग फिर से जो है फ्यूल उसमें डलवा लेते हैं, पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर वो चलता है। तो जब तक पेट्रोल चलता है तब तक गाड़ी चलती है। तो ऐसे हर 10 साल में इसको बढ़ाना पड़ता है, वरना ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी 2020 में इसको बढ़ा दिया गया है, फिर 10 साल के लिए 2030 में अगर इसको आगे बढ़ा दिया गया है तो फिर 2040 हो जाएगा, वरना 2030 में समाप्त हो जाएगा। तो ये किया गया 2020 के 19 में ना 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। पर इसमें एक काम की बात है, एक और लोग हैं, एंग्लो इंडियन नाम के भारत में कम्युनिटी है जिन्हें हिंदी में आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय का भी आरक्षण जो है भारत में समाप्त हो गया। हर 10 साल में हमने SC ST के साथ आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन भी बढ़ाया। पर अब ऐसा हुआ कि इस बार हमने एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन और आगे नहीं बढ़ाया। तो जो 2 सीटें आपको लोकसभा में दिखाई देती थी एंग्लो इंडियन की, वो जो है समाप्त हो गई। इसीलिए लोकसभा की सीटें 545 की जगह 543 हो गई। समझ गए? ये अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को
मनोनीत करें। तो अब भारत में वो मामला खत्म हो चुका है। एससी एसटी का आरक्षण तो आगे बढ़ गया है, पर एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ा है। ठीक। फिर 106 लास्ट संविधान संशोधन जो भारत के संविधान में हुआ है, वो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, सितंबर 2023 के आसपास। तो ये क्या है देखो, दरअसल 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में बहुत समय से जो हम प्रयास कर रहे थे महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को भी जो है विधायिकाओं में, संसद में, विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए। पंचायत नगर पालिकाओं में तो उनके लिए आरक्षण है ही सही, तो विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं। तो आखिरकार हमारे यहाँ 106वां संविधान संशोधन पास किया गया और भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। मतलब आप सब जानते हैं बात कि अब जो है भारत में लोकसभा की 543 सीटें जो हैं, अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन अगर होगा तो इसका 1/3 जो भी लोकसभा की सीटें होंगी उसका 1/3, मतलब कम से कम इतनी महिलाएं तो भारत में लोकसभा में आएंगी, और सेम विधानसभा में भी कम से कम 1/3 महिलाएं तो आएंगी। तो इस विधेयक को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए लाया गया है। इसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है ना, सब मिला के है। मतलब जितनी सीटें एससी के लिए होंगी उसका 1/3 एससी की महिलाओं के लिए, जितने एसटी की सीटें उतना 1/3 उसका महिलाओं के लिए एसटी की। तो ये 1/3 आरक्षण दे दिया गया है। वर्तमान में आपको पता है जो लोकसभा हमारी 17वीं लोकसभा थी 2019 से 24 की, इसमें मात्र 15% महिला है। सोच लीजिए, आजादी के बात करें अगर हम लोग, तो आजादी को अब 75 साल लगभग हो गए, है ना, और संविधान लागू हुए को भी 74 साल हो गए। आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है कि लोकसभा में 15% महिलाएं, 85% पुरुष, 85%, मतलब देश की आधी आबादी को अपना हक अभी तक मिला नहीं। तो आरक्षण करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए अब 15% महिलाएं हैं, जबकि विधानसभाओं में अगर आप देखोगे तो औसतन 9%, और हालत खराब। राज्यों में तो सब मिला के 9% महिलाएं। तो महिलाओं को भी तो उनका हक मिलना चाहिए ना। इसीलिए अनुच्छेद 330A संविधान में शामिल किया गया है, ताकि भारत में महिलाओं को जो है लोकसभा में आरक्षण दिया जा सके। ये प्रावधान अभी लागू नहीं है। जनगणना जब भारत में हो जाएगी, जनगणना के आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएंगे, उसके बाद भारत में ये प्रावधान लागू होगा। अभी नहीं हुआ है। संविधान संशोधन हो गया है, महिलाओं को कम से कम निश्चिंत कर दिया गया है कि आपको ये मिल जाएगा अधिकार। ठीक है। तो कुल अभी तक मिला के भारत में संविधान संशोधन इतने ही हुए हैं, 106। और जब मैंने क्लास शुरू की थी तभी बोल दिया था कि आज का हमारा टारगेट है सारे संविधान संशोधन जो भारत में हुए हैं उनमें जितने इंपॉर्टेंट हैं, पूरे 106 तो आपको करना भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो हम लोगों को करना है।